हेलो फ्रेंड्स, आज केमिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा होगी, पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही थी? क्या तत्वों को समान गुणों के आधार पर यानी सिमिलर प्रॉपर्टीज के आधार पर क्लासिफाई कर लेने से समस्याओं का समाधान हो सकता था? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनसे आवर्त सारणी के निर्माण के पहले रसायन शास्त्रियों को जूझना पड़ा था। शुरुआती दौर में ज्ञात तत्वों की संख्या तो कम थी, लेकिन उनसे बनने वाले लाखों यौगिकों के बारे में अध्ययन आसान नहीं था, और जब तक तत्वों के बारे में गहरा अध्ययन नहीं हो तब तक केमिस्ट्री का विकास नहीं हो सकता था, जिससे मानवीय सभ्यता की प्रगति की रफ्तार काफी धीमी रहती। इसलिए रसायन शास्त्रियों के आगे एक चुनौती थी कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स की पहचान कर ली जाए और उन्हें क्लासिफाइड किया जाए। जिस तरह से किसी विद्यालय के छात्रों के समूह को अलग अलग क्लास में बांट दिया जाता है, जरूरत पड़ी तो सेक्शन भी बनाए जाते हैं। उससे एक शिक्षक को आसानी हो जाती है कि किस वर्ग के बच्चे को कौन सी जानकारी होगी और उन्हें क्या सिखाया जाना चाहिए। जैसे कोई बच्चा क्लास 2 में हो तो एक अंदाजा तो हो ही जाएगा ना कि यह क्या जानता होगा, क्योंकि इस छात्र का वर्गीकरण हुआ है, यानी कक्षा 2 में शामिल करने के लिए कुछ टेस्ट वगैरह लिए गए हैं, तब इस वर्ग में शामिल किया गया है। इस तरह से क्लासिफिकेशन से क्या हुई? काम आसान हो गया, प्रगति की रफ्तार बढ़ जाएगी। तो एक एक पार्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में कोई नया वर्ग शिक्षक भी जानकारी जुटा लेगा कि इस वर्ग में पढ़ने वाले बच्चा क्या क्या समझता होगा। अगर क्लासिफिकेशन साइंटिफिक आधार पर हुआ है तो अध्ययन की बहुत सारी सहूलियतें हो जाएंगी। उसी तरह से अगर एलिमेंट्स को भी सिमिलर प्रॉपर्टीज के आधार पर क्लासिफाई कर लिया जाए तो एक क्लास के एलिमेंट्स में सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी। तब उस क्लास के प्रॉपर्टीज को जान गए तो क्लास में शामिल सभी एलिमेंट्स की एवरेज प्रॉपर्टी को आप आसानी से जान जाएंगे। अगर एलिमेंट्स को सिमिलर और डिसिमिलर प्रॉपर्टीज के आधार पर क्लासिफाई करके एक टेबल में रख दिया जाए और उस टेबल में कोई पार्टिकुलर एलिमेंट कहां रखा गया है उसका कोई नियम हो, जिससे दुनिया भर के लोग उस पार्टिकुलर एलिमेंट को टेबल में उसी जगह पर ढूंढ पाएं, तो फिर क्या कहना। पुराने एलिमेंट्स की जानकारी तो आसान होगी ही, साथ ही नए एलिमेंट्स की खोज की राह भी प्रशस्त होगी। उदाहरण स्वरूप जरा सोचिए कि नए नए बसे मोहल्ले में आपका कोई रिलेटिव मकान बनाए हैं और आपको उनसे मिलने जाना है। अगर उनका मकान किसी व्यवस्थित मोहल्ले में बना है, जहां गली नंबर या रोड नंबर या ब्लॉक नंबर दिया गया है, फिर मकान नंबर भी दिया गया है, तब आपको उनका मकान ढूंढने में काफी आसानी हो जाएगी, आपका समय भी बचेगा। साथ ही अगर उस मोहल्ले के मकान अगर हाउसिंग कॉलोनी के नियम के तहत बने हैं तो एक मकान देख करके उस कॉलोनी के पूरे मकान के बारे में अंदाजा लगा पाएंगे कि उसकी बिल्डिंग प्लानिंग क्या होगा। कहने का मतलब है कि अगर चीजों को किसी सिमिलरिटी के आधार पर वर्गीकृत कर दिया गया है तो स्टडी में सुविधाएं आ जाती हैं। इसी तरह से एलिमेंट्स को भी सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले या डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वाले कैटेगरीज में बांट करके उन्हें क्लासिफाई कर लिया जाए और टेबुलर फॉर्म में रख दिया जाए तो उन एलिमेंट्स के बारे में जानकारी काफी आसान हो जाएगी। और यही उस समय के वैज्ञानिकों में महसूस हो रहा था कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाए और इसके लिए एक टेबल बनाया जाए। लेकिन यह काम आसान नहीं था। जो काम बिल्कुल नया है वह रोचक होने के साथ ही साथ चुनौतीपूर्ण भी होता है, और हो सकता है कि उसे कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर पाए। सोचिए जरा कि आज बच्चों को हम लोग टेबल याद करा देते हैं कि 2 4 जार 8 होता है, लेकिन क्या कभी आप सोचे हैं कि शुरू दौर में इसे व्यवस्थित करना इतना आसान नहीं रहा होगा। तो उसी तरह से एलिमेंट्स को भी एक पीरियोडिक टेबल में व्यवस्थित करने के लिए कई रसायन शास्त्रियों को काफी मत्थापच्ची करना पड़ा था, काफी संघर्ष करने पड़े थे। उनके द्वारा किए गए प्रयत्नों की एक पूरी श्रृंखला ही है जिससे पीरियोडिक टेबल के विकास के चरण को समझा जा सकता है। तो आइए हम लोग भी आज ऐसे ही 2 महान रसायन शास्त्रियों के इस दिशा में किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों को समझें, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो नहीं बना पाए लेकिन पीरियोडिक टेबल बनाने की दिशा में आगे जरूर बढ़े।
आज हम लोग सिर्फ 2 वैज्ञानिकों के कामों को जानेंगे और फिर अगले वीडियो में बाकी रसायन विज्ञानियों के कामों को भी जानेंगे। आज हम लोग वुल्फगैंग डोरेनर के ट्राइड्स और न्यूलैंड्स के ऑक्टेट रूल के बारे में समझेंगे। वुल्फगैंग डोरेनर जर्मनी के एक रसायन शास्त्री थे। वह पीरियोडिक टेबल के निर्माण की दिशा में प्रयास करने वाले केमिस्टों में से एक थे, जिनका काम थोड़ा महत्वपूर्ण है। 1817 में तत्वों की प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज के बारे में उन्होंने अध्ययन करना शुरू किया और 1829 तक उन्होंने एक तालिका बनाई। उनकी तालिका में 3-3 एलिमेंट्स को एक समूह में रखा और तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर उन्हें रखा तथा देखा कि एक समूह के 3 तत्वों में बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भारों का लगभग औसत है। इस तरह से यह एक नियम की तरह लगा, जिसे डोरेनर का ट्रिक या ट्रैट्स कहा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में ले लीजिए कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एक समूह हुए। इनमें लिथियम और पोटेशियम को किनारे पर रखा तथा सोडियम को बीच में, जो बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में था। अब उन्होंने देखा कि लिथियम का परमाणु भार प्लस पोटेशियम का परमाणु भार बाई 2 यानी उनका एवरेज निकाला और देखा कि यह सोडियम के परमाणु भार के बराबर है। जैसा कि लिथियम का परमाणु भार 6.9 होता है और पोटेशियम का 39। अब इन किनारे वाले तत्वों के परमाणु भारों का औसत निकाला गया, यानी 39 प्लस लगभग 7 बटा में 2 यानी 23 मिला। तो इस तरह से 23 सोडियम का परमाणु भार प्राप्त हो गया। इस तरह से वह कुछ और तत्वों को भी अपनी टेबल में सजाने का प्रयास किए, लेकिन उस समय के ज्ञात तत्वों में से मात्र 9 को ही वह सजा पाए, यानी सिर्फ 3 समूह ही बना पाए। इस तरह से उनका टेबल ज्यादा यूजफुल नहीं हो पाया। अब बात जॉन न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की कर ली जाए। जॉन न्यूलैंड्स एक अंग्रेज रसायन शास्त्री थे। उन्होंने 1866 में एक टेबल को प्रस्तुत किया जो तत्वों के समान रासायनिक गुणों के आधार पर बना हुआ था। उस समय के ज्ञात 56 रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में उन्होंने सजाने का प्रयास किया तथा यह पाया कि शुरू के 20 एलिमेंट्स तक के रासायनिक गुणों में एक आवर्तितता यानी पेरियोडिसिटी है। सबसे कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट हाइड्रोजन से लेकर के 56वें एलिमेंट थोरियम तक सजाने पर वह पाए कि प्रत्येक 8वें स्थान पर आने वाला तत्व की प्रॉपर्टी एक जैसी है और इसे ही न्यूलैंड्स का अष्टक नियम या लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोला जाता है। जिस तरह से संगीत के शुरू में प्रत्येक 8वां नोट सेम आ जाता है, जैसे कि सा रे ग म प ध नी और फिर सा ही आ जाता है, उसी आधार पर उन्होंने देखा लिथियम से सोडियम 8वें स्थान पर है तो लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम से मैच करेगी। लेकिन उनके ऑक्टेव रूल की एक सीमा थी। वह कैल्शियम से आगे के एलिमेंट्स के बारे में ऐसा निश्चिंत होकर के नहीं बोल पाए, यानी उनका नियम सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू हो पा रहा था, भारी तत्वों पर तो बिल्कुल ही नहीं। अपने टेबल में असमान गुणों वाले तत्वों को भी एक साथ ही रख दिया, जैसा कि कोबाल्ट और निकल को फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन वाले ग्रुप में ही डाल दिया, जबकि इनकी प्रॉपर्टीज इस ग्रुप के एलिमेंट्स से सिमिलरिटी नहीं रखती हैं, यानी गुण मैच नहीं करता है, फिर भी एक साथ उन्हें रख दिया। कोबाल्ट निकल से तो आयरन की सिमिलरिटी थी, जिसे अलग रखा। इस तरह से उनका नियम सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू हो पाया, भारी तत्वों पर तो बिल्कुल नहीं। साथ ही वह भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों की कल्पना भी नहीं कर पाए और आगे चल करके जब नोबेल गैसों की खोज हुई तब उनकी पूरी टेबल ही अप्रासंगिक हो गई। मतलब उस टेबल से कोई खास बातों को नहीं समझा जा सकता था। इस तरह उनका टेबल अप्रासंगिक हो गया।